हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीए फाउंडेशंस के बैच में। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एलआर का। और ये जो बैच है ये आपका मई 2026 और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सितंबर 2026 के लिए, उन दोनों के लिए ये बैच यहाँ पे अप्लीकेबल है। यानी उन दोनों की हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशंस कराएंगे फॉर सीए फाउंडेशंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। गुड आफ्टरनून मानसी चेरे, गुड आफ्टरनून छवि कुमारी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। सर मैंने 12 में मैथ्स नहीं लिया था, अभी दिक्कत होगी क्या? नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका 12 में मैथ्स नहीं भी है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी सारी चीज़ें बताएंगे। तो एक बार जल्दी से सब लोग कनेक्ट होते जाओ भाई फटाफट, है ना। जल्दी जल्दी सब लोग आते जाओ भाई, फटाफट कनेक्ट होते जाओ। 1 मिनट और है, फिर स्टार्ट करते हैं अच्छे से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। ओके बेटर, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, अगर आपकी मैथ्स वीक भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई नहीं, अभी कोई लेट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, 1-2 मिनट लेट से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके चलो, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आज आपकी क्लास जो होगी वो थोड़े से कम ड्यूरेशन की होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ फर्स्ट डे। एंड कैसे कैसे मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, और आज कौन सा टॉपिक की हम लोग बात करेंगे, उन सारी चीज़ों का एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, और मैं जो अपना इंट्रोडक्शन है ना वो मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अपने बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंट्रो की एक बात कर लेते हैं। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका क्या बोलते हैं कि जो मई में एग्ज़ाम है एंड सितंबर में आपका एग्ज़ाम है। कुछ लोग ऐसा भी होगा कि जो जनवरी वाले अटैम्प्ट में भी दे रहे होंगे, ठीक है। तो सीए फाउंडेशंस की अगर हम लोग बात करें तो सीए फाउंडेशंस के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि बेसिकली क्या बोलते हैं कि आपके कितने टॉपिक्स आते हैं, सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ होगा। तो उसमें जो एक टॉपिक है आपका पेपर थर्ड की, अगर हम लोग बात करें तो पेपर थर्ड आपका कौन सा है? क्यूए का है। पेपर थर्ड जो है ना वो कौन सा है? पेपर थर्ड आपका क्यूए का थर्ड है, ठीक है ना। अब क्यूए में आपके 3 सेक्शंस होते हैं। क्यूए की अगर हम लोग बात करें तो क्यूए में आपके 3 सेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट वन इज ए बीएम। बीएम का मतलब क्या होता है? ब्रांच मेजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। बीएम का मतलब होता है यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है। सो बिजनेस मैथ्स होता है आपका, इसमें आपके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। और इसके बाद जो होता है आपका वो होता है नेक्स्ट, जो होता है आपका वो होता है एलआर, एंड देन नेक्स्ट होता है आपका स्टैट्स, ठीक है ना। तो बिजनेस मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कितने आते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आप देखो 40 आपके क्वेश्चंस इसमें होते हैं, और 40 आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसमें होते हैं, और एलआर में आपके सिर्फ 20 क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है? एलआर में आपका 20 क्वेश्चंस होता है, ठीक है। अब रही बात की मार्क्स की, अगर हम लोग बात करें तो पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स होता है। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको +1 मार्क्स जो आपको है वो मिलेगा। और अगर आपका एक निगेटिव मार्किंग भी होती है, सबसे पहली बात आप सभी लोग ये समझ लो कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। जो सब्जेक्टिव वाला पेपर्स है उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स हैं, जैसे आपका ये क्यूए का हो गया और आपका एक बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, तो इनमें आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। तो निगेटिव मार्किंग कैसे है?
0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। 0.25 मीन्स का मतलब क्या होता है? 0.25 मीन्स का मतलब ये है कि अगर आपका वन क्वेश्चन रॉन्ग है ना, अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपके 0.25 नंबर जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एलआर और थर्ड क्या है? अच्छा, एलआर के बाद थर्ड क्या है? एलआर के बाद थर्ड है बेटा स्टैट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इसको स्टैट्स। और स्टैट्स में आपके, जैसे आपने देखा होगा, स्टैट्स में आपके जो मीन हो गया, मॉड हो गया, मीडियन हो गया, कर्टोसिस हो गया, कोरिलेशन एंड रेग्रेशंस हो गया, ठीक है, इस टाइप के जो टॉपिक्स बनते हैं दैट इज स्टैट्स में। तो मैं बात कर रहा था निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग आपका कितना होता है? वन क्वेश्चन जो है वो अगर आप एक रॉन्ग करके आओगे तो आपका 0.25 जो है ना वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। 0.25 आपकी क्या हो जाएगी? निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, तो टोटल आप देखो कि टोटल जो मार्क्स होते हैं आपके, टोटल मार्क्स की अगर हम लोग बात करें, जो टोटल मार्क्स होंगे हमारे पास वो होंगे 100 मार्क्स के। तो 100 मार्क्स का टोटल होगा आपका, जिसमें आपका 40 मार्क्स आपके होंगे बीएम यानी बिजनेस मैथमेटिक्स के, 20 मार्क्स का आपका होगा एलआर, और नेक्स्ट आपका 40 मार्क्स का होगा आपका स्टैट्स। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैथ्स भी है बेटा, मैथ्स भी है। ठीक है, ये बीएम मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स। इसमें आपके कौन से टॉपिक होते हैं? बिजनेस मैथमेटिक्स में जैसे आपका टॉपिक्स हो गया रेशियो एंड प्रपोर्शंस, ठीक है, इंडिसेस हो गया आपका, क्लियर, एंड आपकी इक्वेशंस हो गई। आपने एक टॉपिक पहले पढ़ा होगा 7th और 8th में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप में जो एक टॉपिक पढ़ा होगा तो उसके बारे में। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी ये जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपकी सारी चीजें, सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं चंकार गुप्ता, अगर आप नॉन मैथ्स स्टूडेंट हो तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, आई एश्योर यू कि जो भी नॉन मैथ्स स्टूडेंट है उनको भी कोई भी जो दिक्कत है, कोई भी जो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बोलो, तो ये चीजें क्लियर है ना आपको? सारी चीजें जो मैंने आपको बताई यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली 40 मार्क्स का आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, एलआर आपकी होती है 20 मार्क्स की, और 40 मार्क्स आपका होता है यहाँ पे स्टैट्स के। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक चीज देखो, मैंने आपको बताया था ना कि 0.25 जो होगा, 0.25 वो आपका क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होगी? 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका ये हो गया कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस, 4, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस को रॉन्ग कर लिया, ठीक है, अगर आपने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे क्या हो गए? 4, अगर आपने 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। 1 मार्क्स, 4 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन अगर मार्क्स कर लिया तो 1 मार्क्स आपका चला जाएगा। तो ये होता है 0.25 में, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स कट कर लिया जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपका हिंदी मीडियम में था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे आपका मैथ नहीं था तब भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम हर एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें कवर करेंगे, हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं। ठीक है ना, 3 सेक्शंस हैं आपके पास, और इन 3 सेक्शंस में जो हमें यहाँ पे 40 और 20 मार्क्स का, तो सबसे पहले जो मैं कवर करूंगा ना दैट इज एलआर। सबसे पहले मैं कवर करूंगा एलआर। ठीक है, यानी लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग कवर करने का मेरा एक मोटिव ये भी है कि जो बच्चा नॉन मैथ्स स्टूडेंट का है या जो बच्चा मैथ्स स्टूडेंट का है, ठीक है, उसने कभी भी एलआर जो है वो नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, एलआर इज डिफरेंट, एलआर नहीं पढ़ी होगी उसने। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है? सभी के लिए इक्विवेलेंट है, चाहे वो मैथ्स का बैकग्राउंड हो या फिर मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, तो वो आपका किस में होगा? एलआर में। ठीक है, स्टार्टिंग के फेसेस में। देन फिर हम लोग स्टैट्स को कवर करेंगे, देन फिर हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स यानी टीवीएम, सिंपल, कंपाउंड, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनको कवर करेंगे। ठीक है, अब एलआर की अगर हम लोग बात करें तो एलआर में कितने टॉपिक्स आते हैं, सबसे पहले तो ये कवर करो। देखो, एलआर की अगर हम लोग बात करते हैं, एलआर मींस होता है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आपका होता है एलआर। एलआर में आपका पहला टॉपिक जो आता है दैट इज
वो आपका होता है ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट। ठीक है, अभी हम इसकी पूरी डिटेल में भी बताएंगे कि ऑड मैन आउट में किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। सर ओलंपियाड का एलआर और ये सिमिलर है क्या? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि आपके सीए फाउंडेशंस में एलआर जो आता है उसके बहुत ही मिनिमम से टॉपिक है, मतलब उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स की जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही मिनिमम का भी आपको बता रहा हूँ, तो लगभग सिमिलर है जितने टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ऑड मैन आउट हो गया। सेकंड आपका जो टॉपिक होता है वो आपका होता है यहाँ पे नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। इसके बाद जो आता है वो आपका आता है कोडिंग एंड डी कोडिंग, कोडिंग एंड डी कोडिंग, ये आपका टॉपिक हो गया। क्लियर? तो ऑड मैन आउट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डी कोडिंग हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्लड रिलेशंस की, ब्लड रिलेशन आपका टॉपिक होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस की, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस की हम लोग बात करेंगे। तो एक आपका ये टॉपिक हो गया। हाँ हाँ, सीयूटी से तो पूरा मैच है ये, मतलब सीयूटी में तो क्या होता है कि सीयूटी में तो ज्यादा टॉपिक्स आते हैं एलआर के, यहाँ पे कम टॉपिक आते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, उसमें ज्यादा टॉपिक है, लेकिन जितने टॉपिक यहाँ पे हैं उतने टॉपिक तो सीयूटी में है ही है, वो तो मस्ट है, वो तो करने ही करने हैं। और अगर आपने यहाँ कर लिया तो सीयूटी भी आपका, इतने टॉपिक्स में सीयूटी भी आपका कवर है। ठीक है, क्लियर? हाँ, एलआर मीन्स क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग। एलआर मीन्स मतलब लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सोचना होता है। ठीक है, उस टाइप में। तो एलआर का जो टॉपिक होता है ना 20 मार्क्स का होता है। पहले तो आप ये समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया कि एलआर आपका जो आएगा वो 20 मार्क्स का होगा, और 20 के 20 मार्क्स आपके आएंगे, ये एश्योर है। 20 के 20 मार्क्स ये एश्योर है एकदम। ठीक है, क्लियर? अभी हाँ, जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, हर एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, अभी आप देखना हर एक में 20, यानी पूरे एलआर में आपके 20 के 20 कहीं नहीं गए। आई एम कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये मैं एश्योर करता हूं कि आप लोग के आएंगे, बस आप लोग जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते जाना। ठीक है, चलो, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस हो गया हमारे पास, एक टॉपिक ये हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के बाद, वो आपका जो टॉपिक होता है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, सीटिंग अरेंजमेंट्स, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ये आपका एक टॉपिक होता है, सीटिंग अरेंजमेंट्स। अब सीटिंग अरेंजमेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो जब सीटिंग अरेंजमेंट्स हम बताएंगे आपको, तब हमको बताएंगे इसमें कौन कौन से टाइप्स के सब टॉपिक आते हैं। तो इतने ही टॉपिक आपके में होते हैं, किसमें? आपके एलआर में। ठीक है, यानी एलआर में सिर्फ आपके इतने टॉपिक्स आएंगे। ऑड मैन आउट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस हो गया, और सीटिंग अरेंजमेंट्स हो गया। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स जो हैं वो आपके आते हैं, और इतने ही आपके कोर्स में भी हैं। ठीक है, आपके मॉडल में भी इतने ही हैं आपके, तो इतने ही टॉपिक हम लोग को कवर करने हैं एलआर में। और ये सारे टॉपिक्स बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक है, बहुत ही गजब के टॉपिक हैं, और ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद 20 में से 20 तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं। यानी ये आप समझ लो कि 20 मार्क्स आपके एकदम फ्री के हैं, आप फ्री के एकदम 20 मार्क्स यहां पे पाओगे। बाकी फिर मैथ्स में कवर करेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैट्स में। ठीक है ना, तो क्या है कि ये तो हो गया हमारे पास 20 मार्क्स का। अब उसके बाद जब हम बात करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स की, तो वहां पे 40 मार्क्स का होता है। स्टैट्स की बात करेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करेंगे, वहां पे 40 मार्क्स हो गया, और स्टैट्स की बात करेंगे तो वहां पे 40 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, 20 मार्क्स तो आपके यहाँ के फुल में से फुल होंगे, ये गारंटेड। ठीक है, 40 मार्क्स में से अब जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि मैथ्स जो होता है वो कमजोर होता है, लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं, यानी पूरे क्वांटिटेटिव चैप्टर में मिला करके आपको मैं ये आज एश्योर करता हूं कि चाहे कोई बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड का है या फिर कोई बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और अच्छी बात है। बोलो क्यों? वो इसलिए क्योंकि पूरे क्यूए में जहां पे आपको प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, अब आपके 60 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। 60 तो एश्योर है, आने ही आने हैं, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का है या फिर नहीं है। 20 मार्क्स इधर से हम करेंगे, 20 मार्क्स इधर से करेंगे, और 20 मार्क्स इधर करेंगे। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम आपके इतने आने आने, मैक्सिमम जो बच्चा मेहनत कर ले जाए।
ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम उसके, यानी 60 तो एश्योर है, ये तो आने ही आने, डन है। क्लियर सर। ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बेटा क्या होता है ना, जैसे आप अपने घर से निकले, आप 20 मीटर राइट गए, फिर उसके बाद आप 40 मीटर फिर वहां से राइट गए, तो अभी आपका फेस किस डायरेक्शन में है और आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, दैट इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 मीटर गए 40 मीटर गए, या 1 किलोमीटर गए 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर, डिस्टेंस किस डायरेक्शन में आपने कवर किया, आपका फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये सारा टॉपिक है। ये सारी चीजें हम बताएंगे, अभी टेंशन ना लो। ये हर एक टॉपिक का जब इंडिविजुअली स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको सारी चीजें बताएंगे कि कैसे डायरेक्शन होती है, क्या डिस्टेंस होता है, इन सारी चीजों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये एश्योर मैं कर रहा हूं कि आपके 60 प्लस मार्क्स, मिनिमम 60 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, हाँ आप लोग पढ़ चुके होगे, 8th में था होगा, हो सकता है 8th में रहा हो आपके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, यानी 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, इतना तो आने आना है। बाकी जो बच्चा जैसा मेहनत कर ले उसके 100 में 100 भी आ सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो जैसे जैसे मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जैसे अभी मैंने इस LR स्टार्ट किया है, तो मैं LR के बारे में पूरा आपको बता दिया है। इसके बाद जब मैं बिजनेस मैथमेटिक्स LR पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं आऊंगा स्टैट्स में, तो मैं स्टैट्स के हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, हर एक टॉपिक में सब टॉपिक में क्या क्या आता है, कितने कितने चीजें हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया है लॉजिकल रीजनिंग, तो अब लॉजिकल रीजनिंग में आप समझ लो कि कितने कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक आइडिया है कि आपके कितने क्वेश्चन एवरेज बन सकते हैं। ऑड मैन आउट के आपके अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज की अगर हम लोग बात करें, तो नंबर सीरीज में आपके 2 होते हैं, एक होता है मिसिंग नंबर, एक होता है रॉन्ग नंबर, तो दोनों ही नंबर सीरीज को मिला करके आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 2 to 3। कोडिंग डिकोडिंग का आपका भी होता है यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं। ब्लड रिलेशंस का भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशंस में होते हैं। और अगर डिस्टेंस डायरेक्शंस की बात करें तो इसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सबको मिला करके आपका ओवरऑल 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। क्लियर है? तो ये टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, स्टैट्स में चलेंगे, और फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग किसमें, बिजनेस मैथमेटिक्स में चलेंगे, यानी टीवीएम वाले SICI रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें चलेंगे। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो अभी जैसे मैंने LR को मैं पहले यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आपके 20 मार्क्स जो हैं वो पहले ही मैं पक्के कर दूं। तो इसमें ये जितने टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बताए, उस टॉपिक्स में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब आपको करना क्या है वो चीज आप समझ लो कि जो भी टॉपिक मैंने आपको कराया है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, सपोज आज का टॉपिक जो होगा वो होगा ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा ना, ऑड मैन आउट हो गया या जो भी हो गया, उस टॉपिक का आपको एक टॉपिक बताएंगे, उस टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट प्लस उसके क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैं आपको कराऊंगा, प्लस इसकी आपको एक शीट भी मिलेगी क्लास के बाद जिसमें आपके हार्डली 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे। प्लस आपको करना क्या है, जो भी मॉड्यूल है आपके पास, ठीक है ना, उसमें ऑड मैन आउट के क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है, पहले वाले टॉपिक में ही मिलेंगे ऑड मैन आउट करके, पहले वाले टॉपिक में, क्योंकि उसमें 3 मिक्स टॉपिक हैं, ऑड मैन आउट, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। तो ऑड मैन आउट के देखने हैं आपको, और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्लियर? और या तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप मॉड्यूल रहने देना, जब आप ऑड मैन आउट अभी मत करना, आप मॉड्यूल से आप एक काम करना, जब नंबर सीरीज भी आपका हो जाए ना तब आप कंप्लीट करना पूरा, तब आपको ऑड मैन आउट से रिलेटेड, नंबर सीरीज रिलेटेड सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इतना काम आपको यहाँ पे करना ही होगा और वो चीजें आपको बेटर है। ठीक है, बोलो क्लियर? सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, कैसे करना है, कैसे बताऊंगा मैं सारी चीजें, किसी का कोई डाउट है
तो अब बताओ, मॉड्यूल नहीं है तो बेटा आप एक काम करो ना, आईसीआई की साइट से आप डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटिंग वाला नहीं है बुक तो आप आईसीआई की साइट से डाउनलोड कर लो। सर ये शायद मैट टेस्ट की तरह है। हाँ बिल्कुल, लगभग उसी की तरह है, मैट टेस्ट में भी यही आता है। ठीक है, अब आप बताइए, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप बताइए, नहीं तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक ऑड मैन आउट का। लेकिन हाँ ये श्योर है कि 20 में 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। वो तभी होगा जब हम भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत कर रहे हैं पूरा कंटेंट बनाने में, पूरी चीजों को करने में, तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है, तभी आप ये श्योर कर पाओगे कि आपके पूरे एलआर में 20 में 20 मार्क्स कहीं नहीं है। और रैंक जो है वो कहीं नहीं गई है, रैंक तो ले ही आओगे। ठीक है ना। हाँ पीडीएफ अपलोड हो जाएगी कंटेंट में, जो सितंबर दे रहा है वो भी अच्छे से कवर कर सकता है, जो मई दे रहा है वो भी अच्छे से कवर कर सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सर टॉपिक के नीचे क्या लिखा है? टॉपिक के नीचे कहाँ लिखा है मैंने? ये जो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये मैंने नंबर सीरीज लिखा हुआ है कि जब मैं नंबर सीरीज करा दूं तब उसके बाद चीजें आप कॉल कर लेना। ठीक है ना। अच्छा वो शीट लिखी हुई है, शीट। क्लियर। अच्छा, अब एक चीज और भी है कि यहाँ पे एक चीज और भी है। इतना तो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है ना। ओके, अब एक चीज ये है कि बेटा जो भी आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा उसका आपको पीडीएफ फॉर्म में ये जितना भी है वो तो मिलेगा मिलेगा, प्लस आपको एक काम और करना है। क्या एक काम करना है आपको? या तो आप इस पीडीएफ को ही सेव कर लेना कि ऑड मैन आउट लेक्चर 1 करके ये आपका पास रहेगा, और वो आपको विद एनोटेशंस के साथ दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, एनोटेशन के साथ हम लोग कर लेंगे। या अगर नहीं भी करना है तो आप एक काम करना, या तो आप इसी को सेव कर लो अच्छे तरह से कहीं एक जगह, या फिर आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं, जैसा भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे नहीं बनाओ तो कोई इशू नहीं है, आप इसी को ही कवर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसी का ही पीडीएफ आप सेव करते चलो, लेकिन एक जगह सेव करते चलना कि एलआर दिस टॉपिक ऑड मैन आउट, दिस टॉपिक ये, ताकि एट लास्ट जब आपका एग्जाम आए तो आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको अगर नोट्स बनाने और नोट्स बना लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नोट्स बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे। ठीक है, नोट्स बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर। चलो, तो एनी डाउट्स और किसी को? स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। कैसे कवर करना है, क्या चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करनी है, बहुत गजब की मेहनत करनी है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करोगे, और एक दिन वो आएगा रिजल्ट कि आपके मैथ्स में 100 में से 100 कहीं नहीं गए। ठीक है, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का हो या फिर ना हो। ठीक है। ओके, तो आप एक नोट्स भी बनाते चलो साथ साथ, एक कॉपी रखो अपने साथ साथ, जैसा मैं बताता जाऊं वैसा आप फटाफट करते जाओ चीजों को अच्छे तरीके से, तो साथ ही साथ आपके नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्या है, कैसे आपको कवर करना है, चाहे चीजें। तो अब चलते हैं आपका स्टार्टिंग में और बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो कौन सा है? ऑड मैन आउट। ठीक है, ऑड मैन आउट से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ऑड मैन आउट क्या होते हैं। ओके, ये आपका है ऑड मैन आउट। ठीक है, जितने भी टाइप्स के हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो भी आपके देखे जाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर कोई पूछा गया है तो होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादातर प्रीवियस ईयर नंबर सीरीज के बेस में है आपके। ठीक है ना, कोई इशू नहीं होने वाला। चलो, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं आपका, और ये आपका पहला चैप्टर है ऑड मैन आउट। अब देखिए, ये ऑड मैन आउट होता क्या है? ऑड मैन आउट में आपका क्या होगा ना कि जब भी हम ऑड मैन आउट की बात करेंगे तो ऑड मैन आउट में आपको 4 सेक्शंस दिए जाएंगे, और कोई एक आपका क्या होगा, उस रूल्स को फॉलो नहीं करता होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग कवर करेंगे ऑड मैन आउट, ऑल टाइप कवर। ठीक है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले ऑड मैन आउट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ऑड मैन आउट, तो ऑड मैन आउट में आपके 2 सब टॉपिक होते हैं। एक होता है आपका एनालॉगी, एक होता है आपका एनालॉगी, और दूसरा होता है आपका क्लासिफिकेशंस।
एक होता है आपका एनालॉगी और दूसरा होता है क्लासिफिकेशंस। ठीक है, एक आपका एनालॉगी होता है और दूसरा आपका कौन सा होगा, क्लासिफिकेशंस होता है। तो ये दोनों टॉपिक्स ऑड मैन आउट में, प्लस ऑड मैन आउट में और कौन सा टॉपिक होता है जो मैं इसके बाद में लूंगा, यानी कल नंबर सीरीज, वो भी ऑड मैन आउट में ही आता है। तो आज हम लोग कवर करेंगे एनालॉगी और क्लासिफिकेशंस का ऑड मैन आउट, और कल हम लोग कवर करेंगे नंबर सीरीज का ऑड मैन आउट। ठीक है ना, क्लियर, ओके। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज एनालॉगी। एनालॉगी होता क्या है, एनालॉगी की अगर हम लोग बात करें तो एनालॉगी है क्या, ठीक है, और ये क्या चीजें होती हैं एनालॉगी, और किस तरीके से हमें इसको कवर करना है, देखना है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एनालॉगी का मीन्स क्या होता है, देखो आप तो बता दो, द मीनिंग ऑफ एनालॉगी इज सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलरिटी। यानी एनालॉगी का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, लाइक एक तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टीज, लाइक अ सिमिलरिटी, ठीक है, वो आपकी क्या होती है, एनालॉगी होती है। तो आपसे कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट और वर्ड और डिजिट, या तो कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई वर्ड हो या कोई डिजिट हो या फिर कोई एक्टिविटी हो रही हो या एनी सिमिलरिटी विद अनदर ऑब्जेक्ट हो और वर्ड डिजिट और एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ टाइप से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ शेप से रिलेटेड, इन टर्म्स ऑफ साइज से रिलेटेड, ट्रेड्स रिलेटेड, एटीसी। तो दिस पर्टिकुलर सिमिलरिटी विल बी कॉल्ड एनालॉगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉगी बोलते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम एक समरी की बात करें तो ओवरऑल एक समरी के हिसाब से कि जो एनालॉगी होती है ना, वो एक्चुअल में आपकी क्या है, एक पैटर्न है। वो पैटर्न हमें देखना होता है, वो पैटर्न क्या चल रहा है, और वो पैटर्न डिफरेंट टाइप में हो सकता है, टाइप के, शेप के, साइज के। तो एक तरीके से एनालॉगी जो है वो आपका क्या है, एक तरीके का सिमिलरिटी बेस्ड है। ठीक है, एनालॉगी जो है वो क्या है, आपकी सिमिलरिटी है, समानता। ठीक है, तो एनालॉगी का मीन समझ गए आप सभी लोग, क्या होता है एनालॉगी, ये सारी चीजें बोलो, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनालॉगी। टाइप्स ऑफ एनालॉगी में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनालॉगी, 4 टाइप्स ऑफ एनालॉगी होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन वर्ड्स के बेस में एनालॉगी क्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन नंबर्स के बेस में एनालॉगी क्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन लेटर्स के बेस में एनालॉगी क्या होती है। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी क्या होती है। ठीक है, इन सारी चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप एक काम करो, प्रॉपर तरीके से आप सभी लोग अपना यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना, और इसका अगर यहाँ छूट जाए तो बाद में भी आप नोट्स को देख करके प्रिपेयर कर सकते हो। तो प्रिपेयर करते चलो नोट्स भी आपके साथ, ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये मैंने 4 टाइप्स आपको बताए, बेस्ड ऑन वर्ड्स, बेस्ड ऑन नंबर्स, बेस्ड ऑन लेटर्स एंड अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी। इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया कि क्या चीजें होती हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, क्लियर, चलो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्ड से रिलेटेड एनालॉगी क्या होती है। बेस्ड ऑन वर्ड से रिलेटेड, जैसे इसमें आपका पहला है वर्कर एंड टूल बेस एनालॉगी। वर्कर एंड टूल बेस एनालॉगी क्या होती है, तो कह रहा है कि दिस एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्टिकुलर टूल एंड द पर्सन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोफेशन हु यूज द टूल। एक प्रोफेशन जिसमें उसका यूज होता हो टूल का, जैसे राइटर। आप बताओ राइटर किस टूल का यूज करता है। राइटर जो होगा वो पेन का यूज करेगा। बार्बर जो होगा वो किस टूल का यूज करेगा, यानी बार्बर का प्रोफेशनल जो टूल्स होता है वो कौन सा होता है, सीजर्स होता है। तो राइटर इज रिलेटेड टू पेन, सेम एज बार्बर इज रिलेटेड टू सीजर्स। गॉट इट, बताइए कोई डाउट किसी को, एनीबडी, किसी को कोई डाउट अभी तक, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो अभी बताएं। एनीबडी, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े, चलो। इसके बाद होता है आपका वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉगी क्या होती है। वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉगी, तो वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉगी अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ एनालॉगी गिव्स ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ पर्सन और पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड हिज क्रिएशंस, एक पर्टिकुलर प्रोफेशंस का और उसके क्रिएशंस का।
ठीक है, एक बार फिर से एनालॉजी बात कर लेते हैं। चलो एक बार फिर से एनालॉजी की बात कर लेते हैं। एक बार फिर से एनालॉजी, अब मैं देखो सिंपल सा आपको क्या समझना है कि एनालॉजी मीन्स होती है सिमिलरिटी, यानी समानता। ठीक है, अब वो समानता किस चीज में हो सकती है? वो समानता आपके टाइप के हिसाब से भी हो सकती है, शेप के हिसाब से भी हो सकती है, साइज के हिसाब से भी हो सकती है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी हो सकती है। तो एक तरीका क्या है, वो सिमिलैरिटी है। एनालॉजी मीन्स क्या होती है हमारे पास? लाइक अ सिमिलैरिटी। बोलो मोहित, क्लियर हो गया? हाँ बताओ। करेक्ट, क्लियर है मोहित, कोई डाउट? ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे? यहाँ पे वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉजी। तो बिटवीन अ पर्सन पर्टिकुलर प्रोफेशंस एंड इज क्रिएशंस। ठीक है, जैसे राइटर, अब बताओ राइटर का प्रोफेशंस क्या है? बुक लिखना। सिंगर का प्रोफेशन क्या है? गाना गाना। सिंगर का प्रोफेशन क्या होता है? गाना गाना। राइटर का क्या प्रोफेशन होता है? बुक लिखना। हाँ, जो क्लास 10 में कॉन्ग्रेंसी थी, हाँ लाइका उसी तरीके से वही आपका है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास इस तरीके का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप लोग इंग्लिश में एंटोनिम्स जानते होंगे, तो अपोजिट रिलेशनशिप, एंटोनिम्स बेस्ड एनालॉजी क्या होती है? अपोजिट रिलेशनशिप होता है। तो इन सच टाइप ऑफ एनालॉजी द टू वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन पेयर आर अपोजिट इन मीनिंग। मीनिंग का अपोजिट हो गया। जैसे बताओ पुअर का अपोजिट क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि सर पुअर का अपोजिट तो रिच होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। टॉल का अपोजिट क्या होता है? तो टॉल का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। तो एक तरीके से ये भी आपकी एनालॉजी हो गई, लाइक ए सिमिलरिटी हो गई कि हम अगर ये कह दें कि आप बताओ पुअर इज रिलेटेड टू रिच, तो आपसे कह दे कि बताइए टॉल इज रिलेटेड टू, तो क्या होगा? तो शॉर्ट होगा। तो इसका मतलब जिस तरीके से एक समानता, एक सिमिलरिटी पुअर और रिच का है, उसी तरीके से सिमिलरिटी टॉल का शॉर्ट से। गॉट इट? क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी एंड यूनिट बेस्ड एनालॉजी क्या होती है? आप बताओ। क्वांटिटी और यूनिट बेस्ड, तो आपको बताइए कि इन सच टाइप ऑफ एनालॉजी सेकंड वर्ड इज द यूनिट ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड वाइस वर्सा। आप बताओ कि माइल किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है? यूनिट है। ठीक है, माइल जो है वो डिस्टेंस का, किलोग्राम जो है वो मास का। तो एक तरीके से यूनिट बेस एनालॉजी हो गई आपकी। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रहा है सभी को? गॉट इट? आगे बढ़े? हाँ भाई बताते जाओ, आगे बढ़े सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट एंड स्पेशलिस्ट बेस्ड एनालॉजी क्या होती है? तो आप बताओ, अगर किसी को प्रॉब्लम है हार्ट में, तो वो कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, जो कार्डियोलॉजिस्ट, जो स्पेशलिस्ट होगा। तो हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो हार्ट इज रिलेटेड टू कार्डियोलॉजिस्ट, सेम एज स्किन इज रिलेटेड टू डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो इन सच टाइप ऑफ एनालॉजी सेकंड वर्ड इज द स्पेशलिस्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ड। जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो किसका स्पेशलिस्ट है? हार्ट का। जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो किसका स्पेशलिस्ट है? स्किन का। क्लियर है? वो किसका स्पेशलिस्ट है आप बताओ? स्किन का स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से आप कोई बता सकता है कि अगर किसी को माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिमाग में किसी को अगर प्रॉब्लम है, तो वो किसके पास जाएगा? यानी हार्ट का अगर प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, स्किन का प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, माइंड से रिलेटेड समस्या है तो किसके पास जाएगा बताओ? न्यूरोलॉजिस्ट। बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो वो जाएगा आपका न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ना ना, माइंड रिलेटेड मतलब पागल नहीं है वो, पागल वाले की कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं कि पागल है वो। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि डर्टी, क्या बोलते हैं कि वो पागल टाइप का इंसान हो गया है या उसको कुछ और ही तरह का दिमाग है, ठीक है, तब तो वो जाएगा आपका साइक्रेटिस्ट के पास। लेकिन माइंड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, सर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो दैट इज अ न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनालॉजी बेस्ड और वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, तो आप बताइए डॉक्टर का प्लेस कौन सा होता है? हॉस्पिटल। क्लर्क का प्लेस कौन सा होता है? ऑफिस। कुक का प्लेस क्या होता है? किचन। तो ये सारे प्लेसेस से रिलेटेड आपकी सिमिलरिटीज हो गई। ठीक है,
सर गलतियां, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट, कंट्री एंड करेंसी। अब ये तो आपको सभी को पता होगा कि व्हेन वन वर्ड ऑफ द पेयर गिव द करेंसी ऑफ द कंट्री गिवन इन अदर वर्ड ऑफ द पेयर देन इट इज कॉल्ड ए कंट्री एंड करेंसी। आप बताओ जापान की करेंसी क्या है? येन। जापान की येन करेंसी है। क्या कोई बता सकता है बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है, बता सकता है कोई? बांग्लादेश की क्या करेंसी होती है? एनी एनी पर्सन एनी स्टूडेंट, कौन बताएगा बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है? बांग्लादेश की करेंसी बताओ। दिरहम? नो 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 नो, रुपया? अरे वाह, क्या बात है भाई झंकार जी, रुपया तो नहीं है यार। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। यस, बिल्कुल, शवि कुमारी ने एकदम बिल्कुल सही आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड बहुत बढ़िया शवि कुमारी, टका इसका करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश की जो करेंसी है ना, दैट इज ए टका, ठीक है, वो पाकिस्तान की है। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी क्या होती है? तो दिस एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड। जैसे आप बताओ सीजर्स किस काम आता है, इसका टूल क्या है? क्लॉथ, कपड़े को काटने में। शॉ का क्या काम होता है? लकड़ी को काटने में, ठीक है, तो वो वुड हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपका बेस्ड ऑन वर्ड्स में, और वो आपका होता है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉजी। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉजी क्या होती है? जैसे हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये यानी ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है किससे? हाइग्रोमीटर से। प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है आप बताओ? बैरोमीटर से। आजकल बड़ा चल रहा है न्यूज में भी और बाकी जगह भी कि पोल्यूशन 700 है, कहीं 500 है, कहीं आपका 600 है, तो कहीं 400 प्लस है। तो कोई बता सकता है पोल्यूशन को किससे मेजर किया जाता है? पोल्यूशन का क्या मेजरमेंट होता है? जैसे ह्यूमिडिटी आपका हाइग्रोमीटर से मेजर करी जाती है, प्रेशर आपका बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से आप बता सकते हो पोल्यूशन किससे मेजर किया जा सकता है? तो अब ऐसे आपको कह देगा कि हाइग्रोमीटर इज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी एंड सेम एज पोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो क्या होगा? AQI। बहुत बढ़िया, AQI, क्लियर, AQI से मेजर किया जाता है आपका, ठीक है, ये आपका होता है क्या? पोल्यूशंस। बोलो क्लियर है? तो बेस्ड ऑन वर्ड्स में जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बताई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, PPT क्लियर हो रही है? हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, आई नो स्क्रीन ब्लैंक हो गई है, मैं देख लेता हूँ। अब आ गई ना स्क्रीन? चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और अब आता है नेक्स्ट, बेस्ड ऑन नंबर्स। बेस्ड ऑन नंबर्स, अब नंबर्स के बेस में देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो आप ये बताओ, जिस तरह एक रिलेशन है 226 का 15 से, उसी तरीके से रिलेशन होना चाहिए 325 का इस वॉट नंबर। कौन सा नंबर आना चाहिए? यानी 226 का 15 से एक रिलेशन है, ठीक है, यानी ये एक दूसरे से एक तरह से सिमिलर है, एक पैटर्न लग रहा होगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग सिमिलर है, तो उसी
पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें बताना है 325 में कौन सा नंबर आएगा। तो अब देखो कैसा है यहाँ पे पैटर्न समझना। जो 226 है ना, ये क्या है, ये एनालॉगी बेस्ड ऑन वर्कर एंड वर्किंग प्लेस के बाद कौन सी एनालॉगी थी बेटा? वर्कर एंड वर्किंग प्लेस के बाद आप कहीं चले गए थे क्या? वर्कर एंड वर्किंग प्लेस के बाद थी आपकी कंट्री एंड करेंसी रिलेशनशिप। देखिए, कंट्री एंड करेंसी रिलेशनशिप थी। इसके बाद था आपका टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस एनालॉगी थी, टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस एनालॉगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस एनालॉगी, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस एनालॉगी बताया था। इसके बाद आपका था बेस्ड ऑन नंबर, जो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो झंकार गुप्ता ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 226 का 15 से क्या रिलेशन है? 226 का 15 से ऐसा रिलेशन है कि जो 226 है ना, वो 15 का स्क्वायर करोगे और उसमें एक ऐड कर दोगे तो 226 आ जाएगा। यानी इसी तरीके से अगर 325 का बताना है तो ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करने पर +1 ऐड करें तो 325 आ जाए। तो अब आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। पता है आप लोग को स्क्वायर कहां तक आते हैं? स्क्वायर जरा बताओ। मिनिमम 1 to 20 तक तो स्क्वायर आपको आते ही होने चाहिए, ये आपको लर्न होने ही चाहिए। 1 to 20 तक आते हैं, 1 to 20 तक स्क्वायर। तो ये आपका होगा 18 का स्क्वायर, ये होता है आपका 324 और +1 ऐड कर देंगे तो 325 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका होगा बी, 18 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? तो 1 to 20 तक मिनिमम आपको स्क्वायर आते होने चाहिए, जिसको नहीं आता है वो लर्न कर लेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद आता है नंबर्स के बेस में, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लेटर के बेस में। अब एक बात जल्दी जल्दी ईमानदारी के साथ बताओ सभी लोग, सभी को अल्फाबेट आते हैं कि नहीं? सभी को अल्फाबेट आते हैं? बोलो बोलो, अल्फाबेट आते हैं सभी को? सब कहेंगे कि हाँ सर हमें तो आते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है, अल्फाबेट तो हमें आते ही है, ABCDFD, ठीक है। चलो अभी चेक कर लेते हैं कि किसको आते हैं और किसको नहीं आते हैं, अभी पता चल जाएगा। जरा बताओ, आई का अपोजिट कौन सा लेटर होता है? ओह मैंने तो लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, अब दूसरा पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, के का अपोजिट कौन सा लेटर होता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ भाई फटाफट, के का अपोजिट कौन सा लेटर है? के का अपोजिट कौन सा लेटर है? के का अपोजिट लेटर कौन सा होता है? के अपोजिट में क्या आता है? एल। के अपोजिट की बात हो रही है, के बाद की बात नहीं हो रही है। के बाद तो एल आता है, के का अपोजिट लेटर कौन सा हो गया? पी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट है, नीतू शुक्ला ने सही आंसर दिया है। तो के का अपोजिट होता है पी। तो अब हम समझ गए कि आपको अल्फाबेट नहीं आते, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले अगर हम लेटर बेस की बात करेंगे, बेस्ड ऑन लेटर बेस में, तो बेस्ड ऑन लेटर बेस में आपको पहले क्या होता ना चाहिए कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्या? कि भाई आप बताओ, आपको तो आता है यहाँ पे कि अल्फाबेट क्या क्या होते हैं, जरा बताओ। अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, ए हो गया, और ए के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? BCDEFGHIJKL, ठीक है, ठीक है, JK। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एल के बाद नीचे लिखो MN, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, चलो एक मिनट, इसको जरा हम रफ कर देते हैं। हाँ, इसके भी डार्क थोड़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डार्क लेंगे तब सही लगेगा। हाँ आप सही है। तो आप देखो, अरे यार ये तो बहुत डार्क हो गया, थोड़ा सा लो। हाँ, ABCDEFGHIJKL M, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा NOPQRSTUVWXY और Z। क्लियर? तो अगर आपसे बोला जाए कि ए का अपोजिट, तो देखो ए का अपोजिट जो होता है ना, ए का अपोजिट होता है Z, बी का अपोजिट क्या होता है? Y,
सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, टी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन किसके अपोजिट है। क्लियर? अभी फिलहाल बाकी कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में आपको इसका हम डिटेल बताएंगे कि आपको ये कैसे प्रिपेयर करना है और इनकी प्लेस वैल्यू आगे क्या होती है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे वाले कोडिंग डिकोडिंग वाले में, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई ना, ठीक है ना। चलो अब आगे आते हैं। तो जैसे ये था हमारे पास बेस्ड ऑन लेटर्स में अगर हम बात करें तो जैसे दे रखा है बी सी डी ई, क्या दे रखा है बताओ, दे रखा है बी सी डी ई, ठीक है ना, क्या दे रखा है बी सी डी ई और पी क्यू आर एस। तो बी सी डी ई का एक रिलेशन है पी क्यू आर एस से, वही रिलेशन बताना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड के बाद कौन सा लेटर आएगा, बता सकता है कोई? क्या आंसर होगा एक बार जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ। के एल एम एन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब। कैसे? देखो बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, और उसके बाद देखो पी से स्टार्ट हो रहा है तो पी क्यू आर एस कंटिन्यू है, बी से स्टार्ट हो रहा है बी सी डी ई कंटिन्यू है। तो बी के बाद पी कैसे आया होगा बस ये देख लो, बी के बाद पी कितने टर्म्स के बाद आता है, तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, डी आता है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। यानी बी के बाद पी जो आता है, बी के बाद जो पी आता है ना वो +14 टर्म्स में होता है, बी के बाद जो पी आ रहा है। इसी तरीके से डब्ल्यू के बाद जो आएगा वो +14 में होगा। तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है जरा बताओ, +14 टर्म्स में डब्ल्यू के बाद हो गया एक्स वाई जेड, जेड के बाद अब ये मत कह देना कि सर जेड के बाद कुछ नहीं आता, जेड के बाद ए आता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब के के बाद एल होगा, एम होगा और एन होगा, तो आंसर होगा इसका पी, के एल एम, यानी आफ्टर 13। आफ्टर 13 कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि +14वें टर्म्स में जो आता है, +14 में, 13 के बाद +14वें टर्म्स में, ठीक है। बोलो क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एक बार जल्दी बोलो, बताते जाओ भाई फटाफट। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अभी बताओ। बोलो बोलो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़े। चलिए अब जरा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बताएगा इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी क्या होती है, तो ये आप समझो अल्फा न्यूमेरिक एनालॉगी। तो आपसे कह रहा है कि ए सी टी, इसको कोड किया गया है, इसको एक नंबर दिया गया है 60। तो आपसे कह रहा है पी ए आई का जो नंबर होगा, तो आपको ये देखना है कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग 60 आ रहा है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 आ रहा है, ठीक है। कोई फाइंड करेगा? वन 144, क्या बात है, बहुत बढ़िया पीयूष, करेक्ट आंसर दिया है आपने। मल्टीप्लाई द प्लेस ऑफ लेटर्स, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई द प्लेस ऑफ लेटर्स, बहुत बढ़िया। चलो अब एक चीज समझो आप सभी लोग, क्या कि ये प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं। अगर हम प्लेस वैल्यूज की बात करें तो आपको बताया करना है कि ये प्लेस वैल्यू क्या होती हैं। तो आप देखोगे हर एक नंबर्स की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। ए का प्लेस वैल्यू हो गया हमारे पास 1, बी का प्लेस वैल्यू हो गया 2, सी का प्लेस वैल्यू हो गया 3, डी का प्लेस वैल्यू हो गया 4, इसी तरीके से ई का 5। तो आप प्लेस वैल्यूज को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो फास्ट तरीके से, तो इसके लिए एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, EJOTY, अल्फाबेट तो आप सभी को आते ही हैं। ई को मार्क किया गया है
EJOTY, ई को मार्क किया गया है 5, जे को किया गया है 10, ओ को किया गया है 15, टी को हो गया आपका 20 और वाई हो गया आपका 25। ठीक है, 5 के गैप में आपका ये किया गया है। ठीक है, ये है आपका। तो आप एक वर्ड तैयार कर सकते हो, आप एक वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे। वो क्या है वर्ड यहाँ पे? वो है हमारे पास इजॉटी। ठीक है, इजॉटी, इजॉटी एक वर्ड है। और इजॉटी का E5J10O15T20Y25। ठीक है, तो अब जैसे आपको अगर सपोज करिए आपको अगर चाहिए आई चाहिए आपको, तो आप बताओ आई किसके पहले आता है? जे के पहले। तो जे का 10 है तो आई का कितना होगा? 9। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ई का 5 हो गया, मैं अच्छे से लिख देता हूं, EJOTY। ई का 5 और 5 के गैप में चलता जाएगा। जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ये होते हैं हमारे पास 5 के गैप में। ठीक है ना? क्लियर? बोलो। तो अगर मुझे चाहिए पी का वैल्यू, तो आप बताओ पी किसके बाद आता है? ओ के बाद आता है। तो ओ का 15 है तो पी का कितना होगा? 16। तो इस तरीके से आप एक फास्ट तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इजॉटी के थ्रू। बोलो, क्लियर है? ठीक है ना? तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इजॉटी। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। क्लियर? चलो अब आते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा था। क्वेश्चन में हमें दे रखा था यहाँ पे कि ए सी टी का अगर रिलेशन 60 है, तो आपसे कह रहा है पी ए आई का रिलेशन क्या होगा। अब बताओ, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3। और टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20। इजॉटी के थ्रू देखो ना, EJOTY। टी कौन सा होता था? 20। क्लियर? तो 1, 3 और 20, और यहां पे आपका क्या आंसर आ रहा था? यहां पे आपका नंबर आ रहा था 60। तो कैसे आ रहा होगा नंबर, ये आपको देखना है। या तो प्लस करके आ रहा होगा या मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बन रहा होगा। तो यहाँ पे 60 कैसे बन रहा है कि अगर इनका प्लस करेंगे तो नहीं बनेगा, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इंटू 3 इंटू 20, तो आपका नंबर बनेगा 60। क्लियर? तो इसी तरीके से पी ए आई का बताना था। अब बताओ पी का क्या होगा? तो ओ का कितना होता है जरा बताओ? ओ का होता है 15। तो ओ के बाद पी आता है तो पी का होगा 16। ए का आप सभी को पता है 1। आई का कितना हो जाएगा? जे का कितना होता था? 10। जे के पहले आई आता है, तो ये 10 है तो इसका कितना हो जाएगा? 9। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लाई का चल रहा है। तो 16 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 144। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 144 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ भाई बताओ, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो अभी बताए। बोलो बोलो बोलो, है किसी को कोई डाउट? क्लियर हो रहा है? ठीक है, कोई डाउट? नो? तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उसमें कोई डाउट तो नहीं है? सभी को क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो अभी बताएं, अभी पूछ लो कोई डाउट हो तो। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? ऑल क्लियर? चलो बढ़िया। अब आगे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, मिक्स क्वेश्चन है। जरा इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? चलिए, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पेयर? फायर का रिलेशन डेथ से है, सेम एज रिलेशन किस वाले ऑप्शन में है? जिस तरह फायर का रिलेशन डेथ से है उसी तरह कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या फिर डी? और आपका समय स्टार्ट होता है, आप बताइए।
बहुत बढ़िया। पीयूष, जयंतिका, उमा, शवि, राहिल, नीतू, निकिता, शालिनी, नेहा, जयंतिका, उमा, जानवी, बहुत बढ़िया। सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। दैट इज द ऑप्शन ए, हंगर इज रिलेटेड टू स्टारवेशन। तो फायर का रिलेशन आपका किससे है? डेथ से। तो सेम एज रिलेशन आपका हंगर का किससे होगा? स्टारवेशन से होगा। सर आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। झंकार मैंने लिया तो था, सबसे पहले मैंने तो यही नाम लिया था। हाँ, झंकार, ठीक है, मैंने यही नाम लिया था, आपका नाम लिया है मैंने। और अगर नहीं लिया, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने नाम लिया था आपका। तो हंगर इज स्टारवेशन। तो फायर का डेथ से रिलेशन है। अब देखो फायर का रिलेशन डेथ से कैसे है, आप बताओ डेथ का रीजन क्या रहा होगा? फायर रहा होगा। डेथ का रीजन क्या रहा होगा? फायर, आग लगी और मर गए। तो उसी तरीके से क्या बोर्ड ब्लैक का रीजन है? नहीं। क्या सिग्नल फायर का रिलेशन है? नहीं। स्नो, बर्फ क्या रेन से आती? नहीं। स्टारवेशन हंगर का रीजन हो सकता है, ठीक है। भूख लगी, भूखमरी, भूखमरी आ गई, भूख गई, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आपका होगा इससे आंसर। बोलो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास एनालॉगी। अब हम लोग बात करते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? एनालॉगी में किसी को कोई डाउट तो नहीं? सभी को क्लियर है? ऑल क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशंस। आप बताओ ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो। और क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्लासिफिकेशन को कैसे हमें कवर अप करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या चीजें होती हैं क्लासिफिकेशंस में। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज क्लासिफिकेशन? चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो क्लासिफिकेशन में ना आपको अपनी थिंकिंग यूज करनी होती है, अपना माइंड यूज करना होता है, और वो माइंड आपका एक पॉजिटिव वे में प्लस एक थ्योरेटिकल वे में यूज होना चाहिए। ऐसा अपना पर्सनल माइंड का यूज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे कह रहा है कि यू मस्ट हैव इन योर माइंड दैट व्हाट डज क्लैरिफिकेशन मीन, क्लासिफिकेशन मीन्स इन फैक्ट क्लासिफिकेशन वी टेक आउट एन एलिमेंट ऑफ ए सम गिवन एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट टू बी टेकन आउट से डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी आपका एक तरीके से क्या होगा, ऑड वन होगा, बाकी सारों से एक ऑड वन होगा इन टर्म्स ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, शेप, साइज, टाइप्स, नेचर, कलर, ट्रेट, ईटीसी। जैसे मैं आपसे कहूं कि सभी क्या है, एनिमल है। लॉयन आपका एनिमल है, काऊ आपका एनिमल है, टाइगर आपका एनिमल है, पैंथर आपका एनिमल है, बियर आपका एनिमल है, और वोल्फ आपका एनिमल है। सर एक बार पुराना क्वेश्चन दिखाओ ना। पुराना क्वेश्चन मतलब कौन सा, ये वाला? छवि कुमारी, ये वाला क्वेश्चन दिखाना है। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पेयर? फायर इज रिलेटेड टू डेथ एंड हंगर स्टार्वेशन, रेन स्नो, फायर एक्सटिंग्विशर, ब्लैक बोर्ड। हो गया? चलो, तो आप देखो अपना माइंड कैसे, इसमें अपना माइंड नहीं यूज करना है, इसमें अकॉर्डिंग टू जो नेचर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। जैसे एनिमल होते हैं हमारे पास, कौन कौन से एनिमल हैं? लॉयन हो गया, काऊ हो गया, टाइगर हो गया, पैंथर हो गया, बियर हो गया, उल्फ हो गया। अगर मैं आपको नीचे ये डिस्क्रिप्शन ना देता और मैं आपसे सिर्फ इतना कहता कि लॉयन, काऊ, टाइगर, पैंथर, बियर और वुल्फ में कौन सा डिफरेंट है, ये सभी एक तरह से इक्वल है, बट कोई एक ऐसा है जो ऑड वन है। तो कुछ लोग के आंसर अलग अलग आते हैं। कोई कहता कि सर लॉयन आंसर होगा। मैं पूछता अगर लॉयन आंसर क्यों होगा, वो कहता सर जंगल का राजा है इसलिए लॉयन होगा। कोई कहता सर क्या होगा, टाइगर होगा। मैंने कहा क्यों टाइगर होगा? वो कहता सर वो बहुत तेज भागता है इसलिए टाइगर होगा, बाकी कोई नहीं भाग पाता उतना तेज, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल माइंड है कि आपने कहा ये जंगल का राजा है तो लॉयन डिफरेंट होगा, कुछ ने कहा टाइगर है वो बहुत तेज भागता है, आपको ये कहेगा कि सर किसी के 4 पैर होते हैं, किसी के 2 पैर होते हैं, ऐसा ऐसा मत कहते ना, ठीक है। तो ये सबके अपने अपने पर्सनल माइंड है, ठीक है। बट जो अकॉर्डिंग टू नेचर, जो अकॉर्डिंग टू आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो ये यूज होता है यहाँ पे क्या, कि जो लॉयन है ये वाइल्ड एनिमल है, और जो टाइगर है वो भी आपका एक वाइल्ड एनिमल है।
पैंथर भी आपका एक वाइल्ड एनिमल है, बियर भी आपका एक वाइल्ड एनिमल है, वुल्फ भी आपका एक वाइल्ड एनिमल है। सिर्फ काऊ एक ऐसा है जो डोमेस्टिक एनिमल है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में काऊ की भी पूजा की जाती है, गाय की भी पूजा होती है। तो दैट इज अ काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, दैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल एंड रेस्ट आर अ वाइल्ड एनिमल। So according to concept and according to theory, according to not a personal mind use, is the cow is the correct answer, not a lion, not a tiger. ठीक है। पैंथर के तो पैर नहीं हो सकते हैं, एक तरह से रेप्टाइल में ऑड वन हो सकता है। नहीं 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 हो सकता, क्योंकि अगर हम बाकी एनिमल को कंपैरिजन करेंगे तो पैंथर भी आपका एक वाइल्ड एनिमल में कंसिडर किया जाता है, भले पैर हो या ना हो। तो वही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको ये मत कह देना कि नहीं सर इसके 4 पैर होते हैं, इसके 2 पैर होते हैं, इसके पैर ही नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर है। तो दैट इज अ कंसिडर एज अ वाइल्ड एनिमल पैंथर, बट काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, दैट इज अ डिफरेंट, क्योंकि काउ को हम वाइल्ड एनिमल में कंसिडर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए दैट इज अ काउ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, अब इसमें बहस मत करो कि पैर होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, कि नहीं सर उसके पैर होते हैं, कोई कहेंगे नहीं सर उसके पैर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दैट्स योर रीजन है। चलो, तो समझ गए क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वर्ड से रिलेटेड है। कह रहा है कि फाइंड द ऑड वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा इसका? फाइंड द ऑड वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, बताइए। पी क्यू टी यू वी वाई डी ई एच आई जे एन, कौन सा आंसर है? कौन सा ऑड है इन 4 ऑप्शन में? कौन सा ऑड है? होता तो है पैंथर का। अच्छा अजय, मुझे पता नहीं है, रियली बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है, मैं देखूंगा एक बार कि पैंथर के पैर होते हैं कि नहीं होते हैं। अरे सॉरी, पैंथर को मैं स्नेक मैन मान रही थी। अच्छा अच्छा, क्या बात है, लोग पैंथर को सांप मानने लगते हैं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। जयंतिका ने बोला है ए, कृष्ण कुमार ने बोला है यू। यू सर, क्या होता है? ठीक है, तो देखो, अच्छा कोई बात नहीं। जानवी ए और छवि डी, एक मिस हो गया मुझसे, सॉरी नाम। बिकॉज फर्स्ट 2 लेटर आर इन ऑर्डर एंड देन 1 गैप फॉर नेक्स्ट लेटर, बट ऑप्शन ए इज ऑड वन आउट। झंकार गुप्ता डी, छवि कुमारी डी। तो कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ठीक है, और उमा कुमारी ने भी यहाँ पे बोला है डी ऑप्शन बोला है, क्या बात है। ठीक है, चलो। अच्छा, नीतू शुक्ला ने बी ऑप्शन बोला, इन्होंने बोला है बी होगा। चलो भाई, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, और किसी का यहाँ पे डी आंसर आ रहा है। क्या बात है। ठीक है, एक कह रहे हैं सब में वॉवेल्स हैं एक्सेप्ट फॉर ए। अच्छा, यस सर डी होगा, आई गॉट कंफ्यूज्ड। अच्छा चलो देखो, एक्चुअल में जो पैटर्न है वो क्या है, वो ऑड वन कैसा है। मैंने आपको बताया ना, क्लासिफिकेशन में आपको अपना पर्सनल माइंड यूज नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू हमें चीजें देखनी होंगी। तो आप देखो क्या है यहाँ पे, कि अगर हम बात करें फाइंड द ऑड वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो जैसे पी क्यू टी है, क्या है यहाँ पे, आप बताओ। पी क्यू टी है ना, ये है पी, ये है क्यू, ये है टी, पहला जो ऑप्शन है पी क्यू टी। तो आप बताओ, पी के जस्ट तुरंत बाद क्यू आता है, यानी +1 में, और क्यू के बाद टी कब आता है? क्यू के बाद होगा आर एस टी, यानी +3 वाले में होगा, +3 में टी आ जाएगा। तो +1 +3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें। अच्छा, यू वी वाई की अगर हम लोग बात करें, यू वी वाई की अगर हम लोग बात करें, तो यू के बाद वी भी +1 में आ रहा है, और वी के बाद क्या होता है, WXY, अल्फाबेट आते होने चाहिए। हाँ मुझे पता है अभी भी लोगों को अल्फाबेट नहीं आते हैं। ठीक है, यू वी के बाद WXY, यानी ये भी +3 में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट है आपका DEH, तो डी के बाद ई +1 में हो गया, और ई के बाद FGH, ये भी +3 में हो गया। तो इन 3 में सेम सिमिलर पैटर्न का यूज हो रहा है, +1 +3 +1 +3 +1 +3। सिर्फ एक IJN ऐसा है जिसमें आपका
ये पैटर्न यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि आई के बाद तो जे आएगा हमारे पास +1 में, पर जे के बाद आपका एन जो होगा KLMN, ये +4 में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा +4 में। तो ये इज नॉट अ, इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता, तो इसको बाहर भगाओ, यानी IJNS का करेक्ट आंसर होगा डी। क्लियर? बोलो, क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बात बताओ, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं किसी को? एनीबडी? कुछ लोग को डाउट कर रहे हैं, बट सर कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स के कॉन्सेप्ट से देखें तो ए हो सकता है। अच्छा, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स के से देखें तो ए हो सकता है। अच्छा, देखते हैं जरा भाई, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स का आपका क्या कहना है? आपका ये कहना है कि A E I O U, AEIOU ये आपके वॉवल्स होते हैं। तो आपका कहना ये है कि पहले वाले PQT में आपका कोई भी वॉवल्स नहीं है। बी वाले में आपका कहना है UVY, तो UVY आपका एक वॉवल्स हो गया इसमें। DEH में आपका एक वॉवल्स हो गया इसमें। और IJN में ठीक है, IJN में एक वॉवल्स हो गया इसमें। आप ये कह रहे हो कि बाकी तीनों में एक वॉवल्स हैं, लेकिन PQT में आपका एक भी वॉवल्स नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि PQT में आपका एक भी वॉवल्स नहीं है, तो ये आपका ए भी हो सकता है। अच्छा, ओके। बट एक चीज और भी है यहाँ पे। आपका कहना तो सही है कि बाकी सब में एक एक वॉवल्स है और इसमें एक भी वॉवल्स नहीं है, तो ये भी आपका एक पैटर्न बन सकता है। लेकिन जो आपका अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल में आंसर दिया गया था, वो आपका जो मॉड्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, जो आपका मॉड्यूल में आंसर दिया गया था, वो आपका मॉड्यूल में आंसर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया गया था। ये आपका पैटर्न है PQT UVY, तो इसलिए मैंने उसको बताया। बाकी होने को हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे सर फिर हमें कौन सा मार्क करके आना चाहिए? ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया है वो आपका सही है। कौन सा? ये IJN वाला, ठीक है। ये होने को हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली हिसाब में, ठीक है। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा नहीं, मॉडल में स्टडी मैट में दे रखा था, तो मैंने आपको यहाँ पे पिक किया इस टाइप में प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज ये भी है, लेकिन वो वॉवेल्स वाला जो है, वो एक पॉइंट में आपसे ये कह रहा हूँ कि वो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वो उमा कुमारी ने बिल्कुल सही बोला कि सर वो सेम ऑर्डर पे नहीं है वॉवेल्स, ठीक है ना। सेम ऑर्डर पे आपका वॉवेल्स जो है वो नहीं है। जैसे आपका UVY हो गया, तो U तो आपका हो गया वॉवेल्स, ठीक है। और VY, इसके बाद देखो वॉवेल्स जो आया है वो आया है E, फिर ये वाला वॉवेल्स आ गया। AEIOU हमारा होता है एक ऑर्डर, तो E आ गया। फिर उसके बाद IJN होता है, तो I आ गया। तो अगर E आया था, फिर I आया था, फिर उसके बाद O आना चाहिए या U आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं बट नॉट श्योर। लेकिन हाँ ये है कि ये भी अब मान सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ये होना चलेगा, ठीक है ना। बाकी वो कोई नहीं, उसमें नहीं होगा कि एक वॉवेल्स उसमें नहीं है या उसमें वॉवेल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही मैंने आपको बताया ना। आप कहने को तो कह सकता था कि सर टाइगर जो है वो तेज भागता है, कि वो होना चाहिए था, पर आपने काऊ कैसे कर दिया। तो काउ इज ए डिफरेंट, काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका ये आपका जो है पैटर्न, दैट इज अ वैलिड पैटर्न। ये दिख रहा है कि हाँ वैलिड पैटर्न है, +1+3 है, +1+3 है, +1+3 है, दैट इज अ डिफरेंट। तो इसलिए वॉवेल्स वाला हम लोग उसको नहीं मानेंगे, वॉवेल्स वाले कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? आप बताइए, कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट है अभी किसी को? बोलो बोलो बोलो। क्लियर? ओके, चलो। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका। जल्दी जल्दी बताते जाओ फटाफट, क्या आंसर है?
Select the one which is different from the other three responses. Mason, wall, cobbler, shoe, farmer, crop, chef, eaten. चलिए, सबने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, डी 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 डी। अच्छा, कौन कह रहा है यहाँ पे? निकिता पटेल, आपने बी आंसर दिया है, कैसे? आप रीजन बताइए, आपने बी आंसर कैसे दिया भाई? बी आंसर कैसे होगा? सबका डी आंसर आ रहा है, आपका बी आ रहा है। बी कैसे आ रहा है आपका, निकिता पटेल जी? देखो, ये क्या रिलेशन है? मैसन वॉल, जो वॉल को बिल्ड करता है, ठीक है। शू कॉबलर, जो पॉलिश करता है, यानी वो कौन है? शू, ठीक है, जो पॉलिश करता है, जो पॉलिश मैन है, जो पॉलिश करता है। फसल को कौन उगाता है? फार्मर, वो उसका काम है। शू को कौन पॉलिश करता है? कॉबलर। वॉल को कौन बिल्ड करता है? मैसन। पर क्या ईटन यानी खाता कौन है? शेफ खाता है क्या? शेफ का काम है कुकिंग करना, खाना नहीं। तो इसलिए दैट इज अ डिफरेंट। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना? बी नहीं होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, क्लियर। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा चैप्टर, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। और मुझे उम्मीद है कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं निकिता पटेल, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो कैसा लगा आज का सेशन? आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ? चीजें क्लियर हुई? तो कैसा लगा सेशन? एक बार जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट के जरिए बता दो कैसा लगा आपको सेशन, ठीक है? बता दो भाई फटाफट, ताकि हमें भी लगे कि हाँ यार सर ने आज जो पढ़ाया वो कैसा पढ़ाया है, मुझे भी पता चले कि हाँ यार आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, चीजें कैसा लगा सेशन आपको। एक बार फटाफट कमेंट करो। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है। और मेरा नाम क्या है? हाँ, चुको, मैं लिख के बता रहा हूँ। मेरा नाम है सुरेश निगम। नाम तो सुना ही होगा। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो दैट इज माय नेम एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन अ 13+ year experience of a different entrance examination like a CA, CFA and CS and IP मैट कैट मैट ऑन दैट सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, क्लियर। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम विद यू, मैं आप सभी के साथ में हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो, तो मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज़ हो, आप मुझे एनी हेजिटेशन आप मुझे बताओ, ठीक है। कोई भी झिझक वाली बात नहीं है कि ये सर है, ये वो, नो नो नो, आई एम जस्ट लाइक योर। तो आप सभी लोग मुझे बेझिझक, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में या कोई अनिदर, तो आप मुझे बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। और सर आप SRK के फैन हो? यस यस यस, तो आप समझ तो गए होंगे झंकार जी, ठीक है। तो क्लियर है। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कल पे, और कल हम लोग बात करेंगे, देखते हैं कौन से टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। शायद कोडिंग डिकोडिंग होगा या नंबर सीरीज होगा, जो भी होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग कल कोडिंग डिकोडिंग या किसी की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे और बढ़िया तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय। और विद बेस्ट सभी को, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है। ओके, थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।